Hello and namaskar, this is Rishabh Singh and welcome to the weekly analysis of current affairs where we analyze all the important news that were published in the Hindu, the Indian Express, the PIB which is relevant for your UPSC prelims or any other competitive examination where GS plays a very important role. Now, हम 3rd of August से 8th of August तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसे डीकंस्ट्रक्ट करेंगे रेलेवेंट फॉर योर यूपीएससी मेंस, यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वहां पर भी कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी. नाउ द फर्स्ट न्यूज व्हिच आई हैव पिक्ड is from PIB which says Shri Piyush Goyal invites Indian and Uzbek businesses to co-invest and co-manufacture, calls for doubling bilateral trade at India-Uzbekistan Business Forum. Now this news is relevant for your GS paper 2 mains, specifically bilateral relations or international relations, and at the same time you can expect a question from the geography of Uzbekistan in the prelim section, which is the places in news which we put in the miscellaneous section when it comes to the prelims. So ये prelims और mains दोनों के लिए important है. ठीक है, context क्या मैं आपको बता चुका हूं. अब हम अगर if you go by the if you have went through the previous year questions of the UPSC, वहां पर अगर आप GS पेपर 2 का देखोगे इंटरनेशनल रिलेशंस, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि किन किन सेक्टर्स में इंडिया जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ एंगेज कर रहा है. तो हम देखेंगे उज्बेकिस्तान और इंडिया कौन से की सेक्टर्स एंड इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व है. सो द फर्स्ट थिंग इज द टेक्सटाइल्स एंड द गारमेंट. अब अगर मैं बात करूं उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान में आपको एक ह्यूमंगस कॉटन प्रोडक्शन देखने को मिलेगा. ठीक है, एक ह्यूमंगस कॉटन प्रोडक्शन देखने को मिलेगा उज्बेकिस्तान में. एंड अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वी हैव डिजाइन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी. सो दोनों कंट्रीज क्या कह रही हैं, दोनों कंट्रीज अपने जो प्लस पॉइंट्स हैं या जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, उसको इंटीग्रेट कर रही हैं. The strong point of Uzbekistan is its cotton production and the strong point of Bharat is its design and processing capability. So सबसे important sector जहां पर इंडिया और उज्बेकिस्तान एंगेज कर रहे हैं वो है आपका टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स. देन माइनिंग एंड एनर्जी. ठीक है, माइनिंग एंड एनर्जी. देखिए अगर मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करूं, अच्छा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताएगा कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं. अब अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, वहां पे आपको कई सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे. ठीक है, कई सारे आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे. बट प्रॉब्लम क्या होती है इन सभी कंट्रीज में, स्पेशली द स्मॉलर वंस और द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर रिसोर्सेज तो होते हैं. ठीक है, वहां पे दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव मिनरल्स, बट प्रॉब्लम क्या है कि इनको आप जब एक्सप्लोर करोगे तो यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड ये इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज के पास नहीं होता है. तो उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें तो दे हैव रिसोर्सेस, दे हैव मिनरल्स, एंड इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है उससे क्या हो सकता है कि ये जो रिसोर्सेज और जो मिनरल्स हैं इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ उज्बेकिस्तान एज वेल एज फॉर भारत. सो माइनिंग एंड एनर्जी एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर दोनों कंट्रीज जो है वो एंगेज कर रही हैं, कोऑपरेट कर रही हैं. ठीक है, देन अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को या इंडिया रिफर्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया उज्बेकिस्तान के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें हम उज्बेकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, उज्बेकिस्तान में यू हैव ऑटोमेटिव एंड स्पेशलाइज्ड मशीनरी, जो कि इंडिया, क्योंकि हम आज की डेट में क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट की, हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की. सो वी नीड टू हैव एक्सपर्टीज इन दी हाई एंड टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चरिंग, एंड वहां पर भी जो उज्बेकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है. देन मैंने आपसे बात कहा एनर्जी. वी हैव सेट अ वेरी एम्बिशियस टारगेट, वी हैव सेट एन एम्बिशियस टारगेट दैट वी नीड टू हैव इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर 100 गीगावाट बाय 2047. 2047 तक हमें 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट करनी है न्यूक्लियर पावर से.
अब इसके लिए व्हाट वी नीड, इसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियर पावर को अनलॉक करने के लिए वी नीड यूरेनियम, ठीक है, वी नीड यूरेनियम। और अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं तो उज्बेकिस्तान में आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स मिलेंगे। तो इंडिया का जो क्लीन एनर्जी का प्रोग्राम है, हम जो क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दैट वी नीड टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी इन क्रूड ऑयल, फॉर दैट वी नीड टू ट्रांजिशन, फॉर दैट यूरेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, एंड जहां पर उज्बेकिस्तान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां पे वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस यूरेनियम। तो चाहे टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स हो, चाहे माइनिंग एंड एनर्जी हो, या फिर हेल्थ केयर की बात कर लें, ऑटोमेटिव एंड स्पेशलाइज्ड मशीनरीज की बात कर लें, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इंडिया और उज्बेकिस्तान कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, एंड अग्रीमेंट और इनिशिएटिव साइन कर रहे हैं। डन हो गया। अब एक और तरीके का क्वेश्चन आता है जहां पर यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ उज्बेकिस्तान फॉर भारत, और व्हाट आर द कॉमन इंटरेस्ट फॉर द इंटायर रीजन व्हेन इट कम्स टू उज्बेकिस्तान और एज अ होल सेंट्रल एशिया। क्योंकि आई गेस 2023 या 2022 में सेंट्रल एशियन कंट्री से स्पेसिफिकली मेंस में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं तो ये एक ज्योग्राफिकल एंकर की तरह प्ले कर सकता है व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल एशिया। भाई हम अगर एक पैरेलल वर्ल्ड में रहते एंड हम ये अज्यूम करते कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी कंट्री है, तो पाकिस्तान से हमको एक्सेस मिल सकता था रोड के थ्रू, ठीक है। हम अफगानिस्तान में एक्सेस हम अफगानिस्तान से कनेक्ट करते और उसके बाद अफगानिस्तान से फर्दर फिर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कनेक्ट करते। जैसे आपको ये मैप दिख रहा है, इधर भारत है, पाकिस्तान से हमको एक्सेस मिली कनेक्टिविटी में अफगानिस्तान से फिर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कनेक्ट कर लेते। बट ये तो वो चीज है, हम सपना देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज वी आर सेइंग दैट इट इज इन द पैरेलल वर्ल्ड, बट रियलिटी में क्या है कि पाकिस्तान इज अ होस्टाइल कंट्री, सो वी नीड टू बाईपास पाकिस्तान, एंड इस वजह से हम ईरान में क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं चाबहार पोर्ट, ठीक है। सो दैट चाबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान से कनेक्ट हो और फिर अफगानिस्तान से फर्दर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो स्पेसिफिकली अगर मैं उज्बेकिस्तान की ज्योग्राफी की बात करूं तो उज्बेकिस्तान इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, जहां पर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज से कनेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो उज्बेकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू द कनेक्टिविटी with the Central Asian countries, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देन एनर्जी सिक्योरिटी एंड यूरेनियम सप्लाई में आपको बता चुका हूं कि उज्बेकिस्तान जो है एक मेजर प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, एंड हम अपने क्लीन एनर्जी प्रोग्राम, हम अपनी क्लीन एनर्जी या एनर्जी ट्रांजिशन में न्यूक्लियर पावर को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंड फॉर दैट वी नीड दिस यूरेनियम। और इस वजह से आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमने यूरेनियम अग्रीमेंट साइन किया है। देन उज्बेकिस्तान में भी जो है हम यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सो दैट हम अपनी न्यूक्लियर पावर को या न्यूक्लियर एनर्जी को जो है हम जनरेट कर सकें। सेकेंड हो गया। थर्ड है आपका रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। उसके लिए भी जो उज्बेकिस्तान है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है, ठीक है। अब इंडिया और उज्बेकिस्तान दोनों कंट्रीज के ये कॉमन इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान, ये आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, ठीक है, ये आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, क्योंकि उज्बेकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान का भी, इवन सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज का ये कॉमन इंटरेस्ट है कि देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी एंड पीस इन अफगानिस्तान। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि तालिबान 2.0 जब रिटर्न हुआ था इन द ईयर 2021, तो ये एक्सपेक्ट था कि कहीं ये पूरा जो कंट्री है, ये जो पूरी कंट्री अगर ये डिस्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है, यहां पर अगर एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को सेफ हेवन मिल जाएगा, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए भी अच्छी न्यूज नहीं रहेगी, एंड फॉर दैट मैटर पूरी जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो इंपैक्ट हो सकती है। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान एंड इनफैक्ट ऑल द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट दैट दे वांट स्टेबिलिटी एंड पीस इन अफगानिस्तान। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाता है उज्बेकिस्तान को फॉर भारत, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट उज्बेकिस्तान और इंडिया का एक करंट कॉन्टेक्स्ट हो गया। आई होप अब अगर इससे कुछ क्वेश्चन आएगा तो यू आर इन दैट पोजिशन कि यू कैन हैंडल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन,
ठीक है। नेक्स्ट विच आई हैव अगेन पिक्ड फ्रॉम द पीआईबी, क्योंकि भाई पीआईबी पे भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। पीआईबी को स्पेसिफिकली सोर्स बताया गया, पहले भी आते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसे स्पेसिफिकली बोल दिया गवर्नमेंट सोर्सेस, तो पीआईबी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। ठीक है। GI tags scaling traditional wealth into global brand. Now this particular news is relevant for your GS paper 3 जो इकोनॉमी सेक्शन है आपका। ठीक है, इसमें भी आपका जो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीआई टैक्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी में मे बी डायरेक्टली ना पूछे, बट यू कैन एक्सपेक्ट द जीआई टैक्स क्वेश्चन डायरेक्टली इन योर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस और बीपीएससी। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि किस तरीके से भारत का, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये रीजनल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब ये आर्टिकल ये बता रहा है कि अब ये जो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स थे इनको जीआई टैक्स दिया गया, सो बिकॉज ऑफ दिस जीआई टैक्स ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, दीज आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट रीजनल मार्केट, नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द ग्लोबल मार्केट। सो ये आप केस स्टडी के एस्पेक्ट में भी कोट कर सकते हो कि अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरीके से इंडिया के एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, किस तरीके से इंडिया जो है वो अपने जीआई टैग प्रोडक्ट्स को जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में शेयर कर रहा है, तो वहां पर ये केस स्टडी आप जो है आप एज इट इज कोट कर सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या भाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या, अगर मैं बात करूं जीआई टैग, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करता है, और ये आप एज इट इज कोट कर सकते हो क्योंकि ये पीआईबी में एज इट इज आया है। लोकल कम्युनिटीज को कैसे एम्पावर करेगा भाई, देखो जीआई प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझ लो। एक रीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है, सपोज करो कोई विलेज है, ठीक है, इस विलेज में एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। अब ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है इससे क्या हो रहा है, इससे जो लोकल कम्युनिटी जो इस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व है ये एम्पावर होगी, ठीक है, लोकल कम्युनिटी एम्पावर होगी, ठीक है। एट द सेम टाइम जब ये लोकल कम्युनिटीज एम्पावर होती हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि जो रूरल, ओवरऑल जो रूरल इकोनॉमी होती है इस विलेज की, या इस विलेज की जो ओवरऑल इकोनॉमी है ये बूस्ट होगी, ठीक है, ये बूस्ट होगी। अल्टीमेटली यहां पर क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है इसको बनाने में यू नीड मैन पावर, ठीक है, तो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है ये बूस्ट होगी, और जब लोकल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगी तो क्या होगा, ये एक पॉजिटिव साइकिल बन रहा है। तो जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रूरल इकोनॉमी में यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपके जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है, इकोनॉमी, ये जस्ट अ सेकंड मिस हो गया ये, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करता है जीआई टैक्स। देन ऑब्वियस सी बात है जब लोकल कम्युनिटीज एम्पावर होंगी तो उससे रूरल डेवलपमेंट होगी, वो इंप्रूव होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है जीआई टैग प्रोडक्ट्स को, सो दैट इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट में पहुंच सके, तो इंडिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होते हैं। जब ये एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो रूरल डेवलपमेंट इंप्रूव होगा, रूरल डेवलपमेंट इंप्रूव होगा तो लोकल कम्युनिटीज भी इंपावर होंगी, ठीक है। देन ये लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मैं आपको बता चुका हूं, जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी रहेगी तो लोकल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा। देन जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो हमारा कल्चर है, जो अनफॉर्चुनेटली आज के सोशल मीडिया के एरा में कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा है। आज की डेट में लोग अपने आप को जस्ट कूल बहुत, इट्स अ वर्ड, कूल बहुत बन रहे हैं या कूल दिखा रहे हैं, तो अपनी ही कल्चर, अपने ही ट्रेडिशनल नॉलेज को बहुत ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। बट जीआई टैग का ये पावर है कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो कल्चर है उसे जो जीआई टैग्स है वो कंजर्व करता है, या सॉरी प्रिजर्व करता है, ठीक है। एंड क्योंकि ये रूरल एरियाज में डेवलप हो रहे हैं या छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज में डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा मशीनरी इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। इन जीआई प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने में, एस्टैब्लिश करने में, क्रिएट करने में कोई ह्यूमंगस मशीनरी
या कोई ह्यूमंगस इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो एनवायरमेंट पर डैमेज भी नहीं आता है, तो इस वजह से ये बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करता है। ठीक है, आप एज इट इज इसी तरह पाई चार्ट में द सिग्निफिकेंस ऑफ जीआई टैग्स लिख सकते हो। ठीक है, आपका आंसर एनरिच हो जाएगा एट द सेम टाइम। ठीक है, फिर आप ये कुछ नंबर दिखा सकते हो, जैसे 8th लास्ट 10 ईयर में क्या हुआ है कि वी हैव 365 जीआई प्रोडक्ट्स और ये इसमें 80x ग्रोथ आया है एंड इट इज नाउ 29,000 और ये डेटा है जनवरी 2025 का। अभी हम कहां पर हैं? वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त 2026। तो 80x का इंक्रीज आया है इन द लास्ट 10 ईयर्स इफ वी टॉक अबाउट द जीआई टैग प्रोडक्ट्स। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये स्टेटमेंट आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको कोई केस स्टडी भी अगर आपको देनी तो आप केस स्टडी दे सकते हो विच इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ मुजफ्फरनगर जैगरी, जो कि आप देखोगे कि हम बांग्लादेश में काफी बड़ी क्वांटिटी में जो जैगरी है उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये आपको वहां पर पीआईबी में मेंशन भी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अगर ये मेंशन है तो इसे अगर आप कोट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो आंसर है वो एनरिच होगा। ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फ्यू आइकन्स फ्रॉम इंडियाज जीआई लैंडस्केप, जैसे दार्जिलिंग टी, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। बासमती राइस आपको मल्टीपल स्टेट्स में देखने को मिल जाएगा। बनारसी साड़ीज उत्तर प्रदेश। लखनऊ चिकन करी अगेन उत्तर प्रदेश। देन वी हैव पश्मीना शॉल्स जम्मू एंड कश्मीर। मधुबनी पेंटिंग्स अगेन फ्रॉम बिहार और मकराना मार्बल्स इट इज फ्रॉम राजस्थान। तो ये भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये पीआईबी में मेंशन है तो क्या पता आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यूपीएससी में डायरेक्टली नहीं पूछेगा बट स्टेट पीसेस में पूछ सकता है। देन टॉप 10 स्टेट्स विद द हाईएस्ट जीआई रजिस्ट्रेशंस, उसमें टॉप पर कौन है? वी हैव उत्तर प्रदेश विद 81 जीआई टैग्स, देन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये टॉप 3 तो याद रखना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये आपके यूपी पीसीएस या बीपीएससी में पूछ सकता है। ठीक है, देन 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं किस तरीके से जो है हम जीआई टैग्स की अवेयरनेस को इंक्रीज कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। उसमें एक है पीएम एकता मॉल, यूनिटी मॉल। ये जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं या जो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ये कहां पर मिलेगा? ये आपको इन यूनिटी मॉल्स में देखने को मिलेगा। देन 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट क्या होता है कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो ट्रैवलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ट्रेन, रेलवेज। ठीक है, और ट्रेन जो है इंडिया की एक बहुत अच्छी पॉइंट ये होता है कि ये मल्टीपल स्टेशंस पर हॉल्ट करती हैं। तो इस वजह से कोई अगर नॉर्थ इंडिया से सदर्न स्टेट की तरफ जा रहा है या कोई नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसको वहां के लोकल जीआई प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती, बट अगर वो स्टेशन पे उतरेगा या उसकी ट्रेन हॉल्ट हुई तो एक इंडियंस का नेचर होता है कि हम फट से बाहर निकलते हैं स्टेशन पे। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि अवेयरनेस हो पूरे इंडिया में लोगों को उस पर्टिकुलर एरिया का जहां पर ट्रेन रुक रही है, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सके। वी हैव 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जहां पर आपको रेलवे जीआई बूथ्स देखने को मिलते हैं। तो इन रेलवे जीआई बूथ से क्या होता है कि किसी भी एरिया का जो जीआई टैग प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और इससे कई बार लोग क्या होते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं। तो अवेयरनेस भी हो रही है, एट द सेम टाइम सेल भी हो रही है। सो इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग। देन ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। और ये आपके कुछ रीसेंट जीआई एक्सपोर्ट सक्सेस हैं 2026 के, जैसे आपका सालेम सागो हो गया, ये तमिलनाडु का है। तेजपुर लीची हो गई, असम का है। और फिर आपका जोहा राइस, ये भी आपका असम का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको देखना है। ठीक है, डन। कल ही ये द हिंदू में, अब ये जो मैंने न्यूज है ये मैंने द हिंदू से पिक की है। डीएमके सेट्स इट्स टर्म्स टू बैक द डिलिमिटेशन बिल। इसमें हम क्या समझेंगे कि जो सदर्न स्टेट्स हैं व्हाई दे आर अपोजिंग दिस डिलिमिटेशन बिल। तो इसके कुछ आपको रीजंस जो हैं, इसकी हिस्ट्री आपको समझनी होगी। देखो डिलिमिटेशन क्या होता है। डिलिमिटेशन की अगर मैं सिंपली बात करूं तो वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। ठीक है, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। ठीक है, इसके 4 इयर्स के बाद वी हैव सेंसस इन द ईयर 1951। 1952 में वी हैव द फर्स्ट डिलिमिटेशन। अब विद ईयर विद टाइम क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज हो रही है,
तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो और अगर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगा, तो क्या ये पॉलिटिकल जस्टिस को कहीं ना कहीं इंपैक्ट नहीं कर रहा है? तो जो डिलिमिटेशन है कहीं ना कहीं एक वो इंपॉर्टेंट टूल भी है इन इंश्योरिंग द पॉलिटिकल जस्टिस। और क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और सीट्स उसी तरीके से फिक्स हैं, तो क्या होगा? जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन, उसका प्रोपोर्शन खराब होगा या मिसमैच होगा, विच इज नॉट अ रेलेवेंट थिंग इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। सो इस वजह से विद पॉपुलेशन क्या होता है, डीलिमिटेशन से क्या होता है कि बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाता है, एंड पॉपुलेशन की बेसिस पर सीट्स को जो है वो चेंज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। ये होता है सिंपल आपका डीलिमिटेशन। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सीट्स इन द लोकसभा मस्ट बी अलोकेटेड टू स्टेट्स इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। Further, constituencies within each state should have roughly the same population. It requires that constituencies should be redraw, also called delimited after each census. अब इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है। द फर्स्ट वन इज कैसे? क्योंकि इसमें क्या लिखा है भाई, डिलिमिटेशन कब होगा? डिलिमिटेशन आप तभी करोगे ना जब आपको पॉपुलेशन का नंबर पता होगा। पॉपुलेशन का नंबर हमें कैसे पता चलता है? वी हैव अ डेकेडल एक्सरसाइज विच इज नोन एज द सेंसस। ठीक है, तो जैसे ही हर एक डेकेड में सेंसस होगा, उस सेंसस का जो डेटा आएगा उसके बेसिस पर वी हैव डिलिमिटेशन, सो दैट पॉपुलेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जा सके एंड सीट्स को पॉपुलेशन के बेसिस पर प्रोपोर्शनेट किया जा सके। ठीक है, तो 4 टाइम्स जो है इंडिया में डिलिमिटेशन हुआ है। पहला सेंसस हुआ मतलब 1951 में सेंसस हुआ, नॉट पहला, डिलिमिटेशन 1952 में हुआ। Then 1961 में we have census, we have the second delimitation 1962. Then 1971 में सेंसस हुआ, लेकिन इस बार जो है वो डिलिमिटेशन नहीं हुआ बल्कि सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पास हुआ विच इज द 42nd अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। 42nd अमेंडमेंट which was passed in the year 1976 and 1976 was the year of, or it is this amendment was passed during the emergency. It was passed during the emergency. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो लोकसभा की सीट्स है which was 543 at that time, इस 543 सीट्स को फ्रीज कर दिया for the next 25 years. Means this amendment was passed in the year 1976. 25 years means 2001 तक। तो सेंसस हुआ 1971 के बाद 1981 में सेंसस हुआ, 1991 में सेंसस हुआ, लेकिन डिलिमिटेशन नहीं हुआ। करेक्ट? देन द लास्ट डिलिमिटेशन वाज 2001 में सेंसस हुआ और फिर 2002 में डिलिमिटेशन हुआ। 2001 में फिर से एक और अमेंडमेंट पास किया गया, उस अमेंडमेंट का नाम है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया कि फिर से 25 इयर्स के लिए, फिर से 25 इयर्स के लिए जो सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया विच इज 543, बट डिलिमिटेशन हुआ था। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि 1971 में ऐसा क्या हुआ जो सीट्स फ्रीज हुई, और यहां पर आता है सदर्न स्टेट्स का कंसर्न। अब देखो, अगर हम 70s की बात करते हैं, अच्छा पता है अगर आपको ना इंडिया की सोसाइटी को समझना है कि इंडिया की सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस थे ड्यूरिंग द 50s, ड्यूरिंग द 60s, ड्यूरिंग 70s, 80s, 90s, ठीक है, सो ऑन, आप फिल्म देखो, उस टाइम की फिल्में देखो, तो उस टाइम आप देखोगे 70s में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। एक तो जॉब्स के इश्यूज थे, रोटी कपड़ा मकान इस तरीके की पिक्चरें बनती थी। ठीक है, डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी, जॉब्स नहीं थी। बड़ा फेमस सीन है मेरे ख्याल से मनोज कुमार का इन दिस मूवी रोटी कपड़ा मकान, जहां पर वो डिग्री दे रहे हैं, डिग्री को सेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दवाई दे दो, और जो केमिस्ट है वो कह रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हो कि कितना हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था एट दैट टाइम। इसी तरीके से उस टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चल रहा था, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इस वजह से उस वक्त की देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, इस तरीके के जो स्लोगन्स है वो आपको उस टाइम देखने को मिल रहे थे, सो दैट इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके।
अब सदर्न स्टेट्स ने यह कहा कि यार हमने तो आपकी जो पॉलिसीज थी उसको जो है केटर करते हुए हमने पॉपुलेशन को क्या किया, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। हमने एजुकेशन के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू हमने कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। बट क्या ये रेप्लिकेशन पूरे इंडिया में था? नहीं। अगर हम नदर्न स्टेट्स की बात करेंगे जिसमें आपका यूपी हो गया, बिहार आ गया, एमपी आ गया, राजस्थान आ गया, यहां पे पॉपुलेशन तो बूस्ट हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और आप फिर क्या कर रहे हो कि सेंसस कर रहे हो, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कर रहे हो। डीलिमिटेशन किस बेसिस पर हो रहा है? पॉपुलेशन के बेसिस पर हो रहा है। तो जो नदर्न स्टेट्स हैं उनकी तो सीट्स जो है वो इंक्रीज होगी लोकसभा में। तो सदर्न स्टेट्स ने ये कहा यार हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, हम तो नेशनल जो पॉलिसी है उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट रादर देन यू आर रिवॉर्डिंग अस, यू आर पेनलाइजिंग अस। यू आर नॉट रिवॉर्डिंग, यू आर इवेंचुअली यू आर पेनलाइजिंग अस। कि भाई डीलिमिटेशन, सेंसस हो रहा है, उसके बाद डीलिमिटेशन हो रहा है। सीट्स कहां की बढ़ रही हैं? सीट्स नदर्न स्टेट्स की बढ़ रही हैं। यूपी में अगर आप देखोगे, यूपी की लोकसभा की सीट कितनी ज्यादा है, बिहार की फिर देखोगे। तो यहां से जब सदर्न स्टेट्स का ये कंसर्न आना शुरू हुआ तो फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि ये लोकसभा सीट्स को फ्रीज कर दिया गया कि जो 1971 के बेसिस पर सेंसस पर जो सीट्स हैं वही रहेंगी, विच इज 543। डन। फिर 2002 में भी डीलिमिटेशन हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो सीट्स हैं भारत की वो 543 थी। सीटें ओवरऑल वही थी, लेकिन जैसे क्या होता है आप देखोगे कि ये जो 543 लोकसभा की सीट्स हैं इसमें एससीज और एसटीज की जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। तो क्योंकि उनका पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है तो उनके सीट्स को इंक्रीज किया गया था एंड इंटरनल डीलिमिटेशन हुआ था। जैसे यूपी में ही, जैसे आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी स्पेसिफिकली आई एम फ्रॉम प्रयागराज, तो प्रयागराज की पॉपुलेशन बड़ी होगी, लखनऊ की भी बड़ी होगी, बनारस की भी बड़ी होगी, बट सिमेट्रिकली नहीं बड़ी होगी, सिमेट्रिक नहीं होगा। हो सकता है प्रयागराज की पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी हो, बनारस की भी हो, लेकिन नंबर कम हो। तो विद इन प्रयागराज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाए सो दैट वहां सीट बढ़ सके, सो दैट पॉपुलेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। तो ओवरऑल डिलिमिटेशन सीट्स में वही था 543, लेकिन ये एससीज एसटीज एंड विद इन जो जिसे हम इंटरनल डिलिमिटेशन कहते हैं ये हुआ था। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो आई गेस अब आपको पता चल गया है कि 2002 में डिलिमिटेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, लेकिन सीटें फ्रीज कर दी गई थी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स विच इज 2026। ठीक है। अब ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू डिलिमिटेशन, भाई इसको बिल्कुल याद कर लो। ठीक है। आर्टिकल 81 क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल विच इज लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 81। 82 पार्लियामेंट को मैंडेट करता है कि डिलिमिटेशन एक्ट हर सेंसस के बाद जो है वो इनैक्ट होगा सो दैट सीट को एलोकेट किया जा सके, रीएडजस्ट किया जा सके, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। देन आर्टिकल 170 क्या कहता है कि पीरियोडिक रीएडजस्टमेंट होगा लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इन एवरी स्टेट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 3 to 7 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स इंक्लूडिंग द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आर्टिकल 3 to 9 क्या कहता है? ये हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स को ही बार करता है फ्रॉम इंटरफेयरिंग और क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो भाई डिलिमिटेशन कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन करता है विच इज स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो डिलिमिटेशन से रिलेटेड जो भी नंबर्स या जो भी रिजल्ट आ रहा है इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आपका आर्टिकल 329 क्लॉज ए। ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स भाई ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर करूंगा, बट इसे आप देख लो। ठीक है। चलो, अब ये जो अप्रैल 2026 में डिलिमिटेशन बिल प्रेजेंट हुआ था वो नहीं पास हो पाया एंड सदर्न स्टेट्स का अपने कंसर्न से। अब सदर्न स्टेट्स के क्या कंसर्न है, उनके उस टाइम क्या कंसर्न थे मैं आपको बता चुका हूं। सिमिलर कंसर्न अभी भी हैं। ठीक है, सिमिलर कंसर्न अभी भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस एज इन कि वी हैव कंट्रोल, वी हैव स्टेबलाइज अवर पॉपुलेशन, ठीक है, थ्रू अवेयरनेस, थ्रू कैंपेन्स, थ्रू एजुकेशन। नाउ
आप हमें पेनल्टी दे रहे हो, यू आर नॉट रिवॉर्डिंग अस, यू आर पीनलाइजिंग अस। क्योंकि अगर ये जो डीलिमिटेशन है, जब ये अगर ये प्रेजेंट होगा तो आज की डेट में अभी जो 543 सीट्स हैं उसमें ओवरऑल लोकसभा में जो सदर्न स्टेट्स है, क्यूमुलेटिव जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका शेयर अराउंड 23.7% आ रहा है। अब ये जो डीलिमिटेशन होगा, अगर ये जब ये डीलिमिटेशन होगा तो जो लोकसभा की सीट्स हैं वो आपकी 543 से एक्सपेक्टेड है कि 846 या 843 तक इंक्रीज हो जाए। और अगर ये होगा तो जो सदर्न स्टेट्स हैं इनका जो सदर्न स्टेट्स हैं इनका जो शेयर है इन 846 सीट्स में ये 20% से भी लेस हो जाएगा। एंड वहीं अगर हम नदर्न स्टेट्स की बात करें तो उनका शेयर इन 846 में 50% से भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप देखोगे कि सिर्फ यूपी, जैसे 846 अगर हो रहा है तो उसमें यूपी और बिहार की अगर सिर्फ सीटें क्यूमुलेट करें हम या इंटीग्रेट करें तो इट इज क्रॉसिंग 20222 एंड एंटायर सदर्न स्टेट इज 165। तो दो स्टेट की ही सीट को अगर आप ऐड करोगे तो कितनी कम है, वो कितनी ज्यादा है इफ यू कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। तो इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है सदर्न स्टेट्स का वो लोकसभा में कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। और जितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब कम होगा तो उतना ही कहीं ना कहीं जब नेशनल इलेक्शंस होंगे तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका फोकस कहां रहेगा, उनका फोकस नदर्न स्टेट्स में रहेगा। ठीक है, नदर्न स्टेट्स में रहेगा क्योंकि सदर्न स्टेट्स के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, इंपॉर्टेंस है बट उतना नहीं रहेगी। भाई अगर किसी को गवर्नमेंट बनाना है तो अगर नदर्न स्टेट्स से ही सब कुछ, अगर नदर्न स्टेट्स में वो अच्छी सीट्स ले आ रही हैं तो बड़े आराम से उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। एंड जो सदर्न स्टेट्स उनका ये भी कहना है कि क्योंकि जो अभी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है नदर्न स्टेट्स में, जिसे हम हिंदी हार्टलैंड भी कहते हैं, स्पेसिफिकली जो बीजेपी, जो द रूलिंग पार्टी, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन दिस इन दी हिंदी हार्टलैंड, द नदर्न स्टेट्स, बीट यूपी, बिहार, ठीक है, राजस्थान, एमपी। तो ये सदर्न स्टेट्स का कहना है कि भाई हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस डिलिमिटेशन। देन उनका कंसर्न है फिजिकल फेडरलिज्म से लेकर, फिजिकल फेडरलिज्म, ये भी आप मेंशन करोगे। देखो क्या होता है, अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें, सदर्न स्टेट्स में वी हैव तमिलनाडु, वी हैव कर्नाटका, और इनका एक ठीक ठाक शेयर होता है इंडिया की ओवरऑल जीडीपी में। इंडिया की ओवरऑल जीडीपी में सदर्न स्टेट्स का ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो सदर्न स्टेट्स ये कह रहे हैं कि एक तो हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है आपका इंडिया की जीडीपी में, प्लस उस हिसाब से हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्लस क्या होता है कि क्योंकि नदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो जब फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश होता है, उसे क्रिएट किया जाता है, तो जो रेवेन्यू शेयर है वो भी नदर्न स्टेट्स को ज्यादा जाता है। तो सदर्न स्टेट्स ये कह रहे हैं कि भाई एक तो हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू नदर्न स्टेट्स, और फिर हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कम है क्योंकि हमारी सीट्स कम है पार्लियामेंट में, एंड एट द सेम टाइम जो रेवेन्यू शेयर है उसमें भी हमें कम मिल रहा है क्योंकि फाइनेंस कमीशन को पता है इन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है, ऑब्वियसली बात है वहां पर उस तरीके की एड की रिक्वायरमेंट नहीं है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें नदर्न स्टेट्स की। हालांकि अभी यूपी में डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन तब भी यार वहां की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से आज भी वहां पे कई सारे चैलेंजेस हैं दैट वी नीड टू एड्रेस, दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज। तो इस वजह से जो फिजिकल फेडरलिज्म का बैलेंस है ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई सदर्न स्टेट्स आर नॉट सपोर्टिंग दिस डिलिमिटेशन। एंड इसमें कुछ और कुछ स्टेट्स उनका ये भी कहना है कि अगर आपको डिलिमिटेशन ही करना है ना तो व्हाई इट शुड बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, ये आप अपना थॉट प्रोसेस बताना मुझे कैसा है कि व्हाई दे शुड बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स, कि भाई जिस स्टेट में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उस स्टेट की सीट ज्यादा होनी चाहिए, उसका पार्लियामेंट में ज्यादा से होना चाहिए। इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। तो कुछ सदर्न स्टेट्स का यह भी कहना है कि इफ यू वांट टू डू डिलिमिटेशन, व्हाई इट शुड बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। You can add other parameters also like the economic prosperity, like the education penetration or the overall development। अब कुछ स्टेट्स का ये भी कहना है, तो अब इस पे आपका क्या टेक है मुझे जरूर से बताना। क्या डिलिमिटेशन में इन फैक्टर्स को भी ऐड करना चाहिए या पॉपुलेशन के बेसिस पर ही वी नीड टू हैव डिलिमिटेशन? ठीक है, तो आई गेस ये जो सदर्न स्टेट से कंसर्न है वो क्लियर हो गए होंगे।
तो ये आपके, ये जो भी मैंने 3 आर्टिकल्स कंप्लीट किए, ये कहीं ना कहीं आपके मेंस, स्पेसिफिकली मेंस से भी थे एंड बिट ऑफ प्रीलिम्स। अब ये जो नेक्स्ट न्यूज हैं ये आपकी स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है, दीज आर स्पेसिफिकली प्रीलिम्स। जैसे क्या है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी किस ऑब्जेक्टिव से आ रही है, या वो टेक्नोलॉजी किस फंक्शन या किस पर बेस्ड है, इस पर पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिस इज अगेन आई हैव पिक्ड फ्रॉम पीआईबी। The Ministry of Road Transport and Highways has issued a draft notification proposing amendments to the Central Motor Vehicles Rule 1989 for the phased implementation of the vehicle-to-vehicle communication systems in the motor vehicle. यानी कि इंडिया जो है वो vehicle-to-vehicle communication system को इंप्लीमेंट करेगा। अब ये क्या है, सिंपल सा लॉजिक है यार, इसमें कुछ नहीं है। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन आप खुद ही समझ रहे हो कि जो गाड़ियां हैं ये आपस में बात करेंगी ठीक है, ये जो गाड़ियां आपस में बात करेंगी। अब देखो क्या होता है, इंडिया में एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, इंडिया में एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? पहली बात तो ये है, कोई आप गाड़ी चला रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आपको नहीं पता जो आपके आगे वाला ड्राइवर है या जो ड्राइव कर रहा है वो कब ब्रेक लगाएगा। उसने सडन ब्रेक लगाया, आपको नहीं पता है, और फिर आपकी जो कार है वो कोलाइड कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी। फिर क्या होता है, कई बार हार्श ड्राइविंग होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो आपको पता है यमुना एक्सप्रेसवे है, ठंड के टाइम पर वहां पे कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द लो विजिबिलिटी। तो अब ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है कि ये ना शॉर्ट रेंज रेडियो सिग्नल्स को यूज करता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिंस। यहां पे आपको कोई भी सेलुलर या इंटरनेट नेटवर्क्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इट वर्क्स ऑन शॉर्ट रेंज रेडियो सिग्नल्स। तो कोई भी जो कार है, ठीक है, कोई भी जो कार है, अगर ये कार जा रही है, इसके आगे कोई कार है, इसने आगे चल के ब्रेक लगाया, या इसने राइट इंडिकेटर लिया या लेफ्ट इंडिकेटर लिया, या इसने अपनी स्पीड को स्लो किया, तो ये इंफॉर्मेशन इस कार में जो ड्राइवर है उसको पता चल जाएगी। सो ये अलर्ट हो जाएगा कि हाँ यार आगे जो कार है उसने अपनी स्पीड को स्लो डाउन किया है या इंडिकेटर दिया है, तो इस हिसाब से ये ड्राइवर भी अपनी कार को या अपनी स्पीड को उसी तरीके से मोल्ड कर देगा। सो कहने का मतलब ये है कि एक तो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम से जो भी डेटा है, जो भी आगे चीजें हो रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कार्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डेटा जो है वो शेयर करेंगे। दिस इज दी सिस्टम ऑफ व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली बात तो रोड एक्सीडेंट्स के, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ा रीजन है फेटेलिटी का, जिस पे डिस्कशन ही नहीं होता है। रोड एक्सीडेंट्स के नंबर कम हो, एट द सेम टाइम जो ट्रैफिक फ्लो है स्पेशली इन दी मेट्रो सिटीज, ये ट्रैफिक फ्लो को इंप्रूव किया जाए। तो ये आपका बेसिक सा इंफॉर्मेशन है व्हीकल टू व्हीकल, बट यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, ठीक है। फिर है समुद्र मंथन, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। यार ऑब्वियसली बात है, एनर्जी अगर हम बात करें तो हमें अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, एंड फॉर दैट आपको ओशन में कई सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो जो अंडरग्राउंड, ठीक है, ओशियन, डीप वाटर ओशियन में हम एक्सप्लोर कर सकें, वी हैव अ पर्टिकुलर स्कीम विच इज समुद्र मंथन विच इज समुद्र मंथन। ये जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी मिनरल्स हैं, उन्हें हम यहां पर एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो उसके साथ इस ऑब्जेक्टिव से जो आपका समुद्र मंथन स्कीम जो है लॉन्च करी गई, और ये आपके इसके कुछ की फीचर्स भी हैं, जैसे स्ट्रेटजिक एलोकेशन फॉर हाई रिस्क डीप वाटर ड्रिलिंग होगी, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एक्विजिशन, जो ड्रिलिंग से डेटा आ रहा है उसे एक्यूएट किया जाएगा। देन कॉमन प्रोडक्शन एंड इवैक्यूएशन हब्स, ऑब्वियसली बात है अगर हम डीप ओशन में जा रहे हैं तो वहां पर इवैक्यूएशन हब्स भी उसी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन्स एंड डिजिटल गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट्स इट। बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं जानना है, बट ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट न्यूज, ये भी आपकी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिजिनियस अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन डेवलप बाय आईसीआर ब्लॉस्टर्स इंडियाज बायोसिक्योरिटी। कौन सी फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन व्हेन इट कम्स टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर? इसका नाम बस देख लो, ठीक है, सेल लाइन बेस्ड लाइव एटेंटुएटेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन फॉर पिग्स, दैट्स इट। ये पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में देख लीजिए। हाईली कंटेजियस है और एट द सेम टाइम ये आपका वायरल डिजीज है जो कि पिग्स एंड वाइल्ड बोर को अफेक्ट करता है।
ये जो वायरल डिजीज है ये जूनोटिक नहीं है। व्हाट डू मीन बाय जूनोटिक? एनिमल टू ह्यूमन जो डिजीज ट्रांसफर हो जाती है उन्हें जूनोटिक कहते हैं, बट अफ्रीकन स्वाइन फीवर फॉर द टाइम बीइंग जूनोटिक नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये ओरिजिनली आपको सब सहारन अफ्रीका में देखने को मिला था, बट अब ये स्प्रेड हो चुका है मल्टीपल रीजन्स में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। इंडिया में पहली बार ये जनवरी 2020 में इसे नोटिफाई किया गया था, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, चाहे असम हो गया या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। क्लियर है? तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है व्हेन इट कम्स टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो दीज आर ऑल दी आई गेस 5 to 6 इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर दिस वीक, एंड आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी न्यूज इजी लैंग्वेज में समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो डू हिट द लाइक बटन। इफ यू फाइंड दिस सेशन, इफ यू फाइंड दिस क्लास इंफॉर्मेटिव, insightful, do hit the like button, share the class, and if you're new to this channel, do subscribe to Shriram's IAS। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।